एमएसपी को लेकर सरकार ने बजट में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं कहते हैं राहुल जी, ये सरकार बचाओ बजट है। जी कहते हैं ये देश बचाओ बजट है। पलटूराम को अगर विशेष पैकेज नहीं देते तो वो पलट जाते, दूसरे दल में चले जाते, इसलिए उनको विशेष पैकेज देना पड़ा, और नहीं देते वो पलट जाते, दूसरे दल में चले जाते, तो सरकार बालक बुद्धि के पास कहते हैं कि कितना लेगा बोल पलटूराम, पर पलट मत जाना। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल आनंद में होंगे और बजट 2024 का इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार के बजट में किस तरह से किस क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो चलेगा, मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और बजट से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने पेश करता हूं। और आप जानते ही हैं कि जो बजट टर्म है, जो बजट शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि हमको जो हमारी आवक जावक होती है शुद्ध हिंदी में, उसकी एक बैलेंस शीट तैयार करना या उसका प्रबंधन करना कि हमारे पास कितनी इनकम हो रही है और कितने खर्चे हमको करने हैं इनकम के अकॉर्डिंग। यह सब बजट कहलाता है। या ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट की टर्म में कि कितना रेवेन्यू आएगा टैक्स वगैरह से और कितना एक्सपेंडिचर हमको किस मद में, किस क्षेत्र में हमको आवंटित करना है। इन सब की एक बैलेंस शीट तैयार करना और संसद में पेश करना, यही बजट कहलाता है। तो चलेगा, बड़ा हंसी का विषय है, इस बार कोई भी दल पूर्णता फुल बहुमत से सरकार नहीं बना पाया है। तो यहां पर एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है यूपीए। एनडीए सत्ता पक्ष में है, सरकार में है, और यूपीए विपक्ष में बैठा है और अपने अपने संगठनों के साथ। तो बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए में बीजेपी को 240 सीट मिलती है और सरकार चलाने के लिए 272 सीट की नीड लगती है। तो यहां पर एनडीए ने जदयू, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी दोनों और बाकी सभी पार्टियों से समर्थन लेकर के सरकार बनाई, और एक तरफ राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठने के लिए इंडी गठबंधन से अब विपक्ष में बैठे हैं। तो देखिएगा यहां पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा डर किसका है? हमारे नीतीश कुमार जी का। बजट पर तो चर्चा हम करते ही हैं, लेकिन यहां पर अभी लोगों का, बुद्धिजीवियों का, एक्सपर्ट्स का, बिहार को और आंध्र प्रदेश को बजट में ज्यादा राशि आवंटित क्यों की गई है? बिहार को और आंध्र प्रदेश को बजट में ज्यादा राशि आवंटित क्यों की गई है? तो देखिएगा, आप समझ सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ बिहार से नीतीश कुमार जी, कहें तो पलटूराम जी, और एक हमारे तेलुगु देशम पार्टी से चंद्रबाबू नायडू जी। तो इन सबके डर के वजह से भी कह सकते हैं विशेष पैकेज दिया गया है, और जरूरी भी था। देखिए, सरकार चलाना है तो इस प्रकार का बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होती है। तो देखिएगा यहाँ पर, ये हमारे नीतीश जी हैं, ये हमारे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी कहते हैं कि कितना लेगा बोल पलटूराम, पर पलट मत जाना। मोदी जी कहते हैं नीतीश जी से, कितना लेगा बोल पलटूराम, पर पलट मत जाना। फिर कहते हैं मोदी जी, विश्वास तो नहीं है, क्योंकि आपका इतिहास बहुत अलग रहा है, जब आपका मन करे तब आप दल बदल लेते हैं। तो इस तरह से मोदी जी ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। तो बजट इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को मिलाकर के समथिंग 72, कितना
72 करोड़ बजट वहां पर आवंटित किया है दोनों राज्यों को। एक बात, जैसे ही बजट पेश होता संसद में तो कांग्रेस जो विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, राहुल जी, ये सरकार बचाओ बजट है। राहुल जी कहते हैं कि इस बार का बजट, मोदी सरकार का बजट, इस बार का बजट 2024 का बजट सरकार बचाओ बजट है। इतने में मोदी जी कहते हैं कि देश बचाओ बजट है, ये देश बचाओ बजट है। अगर पलटू राम पलट गए और उनको विशेष पैकेज नहीं देते तो सरकार बालक बुद्धि के हाथ में चली जाती। मोदी जी कहते हैं ये देश बचाओ बजट है। पलटू राम को अगर विशेष पैकेज नहीं देते तो वो पलट जाते, दूसरे दल में चले जाते, इसलिए उनको विशेष पैकेज देना पड़ा, और नहीं देते वो पलट जाते, दूसरे दल में चले जाते, तो सरकार बालक बुद्धि के पास चली जाती। तो इस तरह की विचार है बजट के। लेकिन अब चलते हैं मुद्दे की बात पर। चलेगा, अब अंदर चलते हैं और बात करेंगे। तो इस बार का बजट किस तरह से रहा है, थोड़ा सा हेडिंग देखते हैं। न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। रिजीम क्या होता है, टैक्स क्या है, ये आपको अंदर सब समझ में आएगा। अब स्लाइड में चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड पर तो एक कहा जाए तो सवाल जवाब टाइप से थे। नीतीश को 58,900 करोड़ और नायडू को 15,000 करोड़, समझिए पूरा बजट लगभग दोनों को ही 72,000 करोड़ तक का बजट आवंटित हुआ है। बहुत बड़ी राशि होती है। तो देखिएगा यहाँ पर बिहार में कितना पैसा जाएगा, आंध्र प्रदेश से, दोनों के लिए देना पड़ता। और आगे चलते हैं, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उन्होंने रोजगार, शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की बात कही। तो अभी तक सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलेगा, बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा होगा इस बार। इस तरह के रेजिम में आपको बेनिफिट मिल सकता है। वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार के बिहार को 28,900 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के पैकेज दिए। केंद्र में नीतीश की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद और नायडू के टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं। इसलिए स्पेशल पैकेज दोनों राज्यों को दिया गया है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे और उनके लिए 3 किस्तों में 15,000 रुपए सरकार देगी, जिनकी सैलरी 1 लाख तक या 1 लाख के अंदर होगी। केंद्र सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की है। कितने? 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी और इस दौरान इंटर्न को 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड और 6,000 रुपए टाइम सपोर्ट दिया जाएगा। इस तरह की बजट में घोषणा है। केंद्र सरकार ने एमएसएमईज के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी और 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख इस तरह से की है। मुद्रा जो स्कीम है उसमें इस तरह से रकम बढ़ाई गई है
इसमें क्या होगा, जैसे किसी ने पहले लोन लिया और प्रॉपर टाइम टू टाइम चुकाया है तो उसकी राशि अब 10 लाख की जगह पर 20 लाख तक का लोन ले सकता है। ये मुद्रा लोन के तहत है, चलेगा। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि ए फॉर आंध्र प्रदेश और बी फॉर बिहार, आगे कोई बड़ा ही नहीं। बजट 24 का 4 बड़ी घोषणाएं हैं। कौन कौन सी 4 हैं, देखिएगा यहाँ पर। बिहार और आंध्र प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान, बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। बीजेपी नीतीश और नायडू के समर्थन से सरकार चला रही है। बजट में एक सियासी दबाव झलक रहा है और जरूरी है, क्योंकि सरकार थोड़ा दबाव में रहती है तो अच्छे से काम करती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप, हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। ये कांग्रेस मैनिफेस्टो की अप्रेंटिसशिप से मिलती जुलती स्कीम है। तो कांग्रेस ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, इसी तरह से इन्होंने भी मिलती जुलती इस बजट में घोषणाएं करते हैं। और न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव, इसमें ज्यादा टैक्स बचेगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में आए, तो ये टैक्स रिज्यूम में आएंगे और उनको बेनिफिट होगा, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। और जो राजकोषीय घाटा है 4.9% रहने का अनुमान था। सरकार ने टाइट बजट बनाया जिससे फिस्कल डेफिसिट 5% से नीचे रहे। और जो राजकोषीय घाटा है वो 5% से नीचे रखने के लिए इस प्रकार एक टाइट बजट बनाया। कैसा बजट है? टाइट बजट। और चुनाव से पहले सरकार ने इंटरिम बजट, अंतरिम बजट पेश किया था। और एक ऐसा है पूर्णकालिक बजट है, पूर्णकालिक बजट है। और फिर से आपको पता है, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर आएगा फिर से बजट फिर पेश होगा, तब तक का यही बजट काम करेगा। अब देखते हैं टैक्स पेयर्स, फटाफट पढ़ते जाएंगे, यहां पर समझते जाना। टैक्स पेयर्स नंबर 1, न्यू रिज्यूम से इनकम टैक्स में 17,500 रुपए का फायदा होगा। न्यू रिज्यूम के तहत 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 6 लाख तक था इससे पहले। और न्यू टैक्स रिज्यूम के बाकी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलाव से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए का फायदा होगा। पुराने टैक्स रिज्यूम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक, समझते जाना जो पहले टैक्स रिज्यूम था। और ये यहां पर देख लेना, फटाफट समझ लेना। 0 से 3 लाख 0%, 3 से 7 5%, 20,000 रुपए, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30% का टैक्स, यानी 1.4 लाख से ज्यादा रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ये राशि है, कितना टैक्स चुकाना होगा, ये अपना परसेंटेज है। और ये टैक्स रिजीम है कि कितनी राशि पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, ऐसा इसमें दिखाया गया है, समझ लेना पूरा का पूरा। शिक्षा, ट्रेनिंग, रोजगार, एजुकेशनल लोन, पेड इंटर्नशिप, ईपीएफ में पैसा, तो ठीक है, चलेगा। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ दिए गए हैं, पिछले बजट से 32% ज्यादा है। जो प्रीवियस बजट था उससे कितना परसेंट है शिक्षा बजट, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बार का जो शिक्षा बजट है, एजुकेशन बजट है, वो 32% ज्यादा है लास्ट ईयर से। 1.48 लाख करोड़ दिया गया है। नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 6 स्कीम्स का ऐलान किया गया है। 6 स्कीम्स नौकरियां और स्किल से जुड़ी हैं, 6 स्कीम्स हैं, उनका ऐलान किया गया है, जिससे युवाओं को बेनिफिट मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप, ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, एक बार और लगता है तो फटाफट देख लेते हैं। स्कीम नंबर 1, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक लोन। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक लोन,
फायदा किसको होगा? स्टूडेंट को फायदा होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं तो 10 लाख तक आपको लोन मिलेगा, और सरकारी योजनाओं में कवर ना होने वाले स्टूडेंट को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। लोन पर सालाना ब्याज का 3% पैसा सरकार हर साल 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर्स मिलेंगे, और इसका 3% पैसा ब्याज का कौन चुकाएगा, कौन पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। समझते जाना। फर्स्ट हो गया है। सेकंड स्कीम क्या है? इंटर्नशिप और स्किलिंग। इंटर्नशिप एंड स्किलिंग। 1 करोड़ युवा हर साल 20 लाख को फायदा होगा। तो 5 साल में कितने 1 करोड़ युवाओं को फायदा देना है? तो हर साल 20 लाख, 20 लाख। तो टॉप 500 कंपनियों से डील किया है, 20 लाख इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5 साल में 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का अपग्रेडेशन होगा। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन मिलेगा। स्किलिंग लोन मिलेगा। समझते जाना। 2। तीसरी स्कीम क्या कहती है? स्कीम नंबर 3, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। 1 लाख रुपए तक की मंथली सैलरी वाली पहली नौकरी पर ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होते ही 3 किस्तों में 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी, और 21 लाख युवाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। 21 लाख युवाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा, और रकम डीबीटी के जरिए सीधे कर्मचारी के ईएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बीच में दलाली, ब्रोकरशिप सब खत्म हो जाएगा। ये मोदी सरकार की नीति है, पॉलिसी है। और कुछ लोग सवाल उठाते थे कि जन धन योजना, या जो जिस तरह से सब लोगों ने अपना अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था जीरो बैलेंस पर, वो इसलिए खुलवाया था कि बीच में बिचौलिए, दलाल, ब्रोकरशिप, अधिकारी, कर्मचारी, बीच में कोई भी 1 रुपए, 1 पैसा बीच में कोई बचा ना सके। ऐसा कहा जाता है कि पहले सरकार से 1 रुपया चलता था, केंद्र सरकार से, तो जो लाभार्थी होते थे उन तक 4 पैसे पहुंचते थे, 5 पैसे पहुंचते थे। 95% पैसा गायब हो जाता था। लेकिन जैसे ही ठीक है जनधन खाते खुले, उसके बाद सीधा इधर खटाक करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, और एक ही क्लिक में पैसा तुरंत लाभार्थी के खाते में पहुंचते हैं। किसानों के लिए आपको पता ही है, 2-2 हजार की 3 किस्त 6,000 रुपए खटाक पहुंचते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। चलेगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्कीम 4, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को ईपीएफओ जमा कर 4 साल इंसेंटिव। स्कीम 5, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। कंपनियों को फायदा होगा, एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेंगे, कंपनीज को फायदा होगा। नए कर्मचारियों के ईपीएफओ अकाउंट में एम्प्लॉयर शेयरों में 2 साल तक हर महीने 3,000 की मदद मिलेगी। हर महीने 3,000 की मदद मिलेगी। ठीक है। स्कीम नंबर 6, स्कीम नंबर 6, और स्कीम नंबर 6 क्या कहती है कि कामकाजी पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स। अब काम में महिलाओं को, माताओं बहनों को जोड़ना है और विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, तो कामकाजी महिलाओं को फायदा मिलेगा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, बच्चों की क्रेच और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की जाएगी, और जिससे महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल मिलेगी, वो भी अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस और अपने स्किल को डेवलप करके वो भी रोजगार पा सकते हैं या पा करके किसी को दे सकते हैं। 3, युवा कारोबारी मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, ये तो बता ही दिया आपको। मुद्रा योजना के तहत अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता था, और 3 कैटेगरी हैं शिशु, किशोर और तरुण। 3 कैटेगरी मिलता था, शिशु, किशोर, तरुण।
तीसरी कैटेगरी में लोन की रकम दोगुनी कर दी गई है। जो तीसरी कैटेगरी है, लोन की रकम 10 से 20 लाख तक कर दी गई है। 10 से 20 लाख कर दी गई है। मुद्रा की टॉप कैटेगरी में 2 गुना लोन, मुद्रा की टॉप कैटेगरी में 2 गुना लोन हो गया है। और पहले आपको पता है जो फर्स्ट कैटेगरी थी लोन अमाउंट और बदलाव क्या हुआ है, 50,000 तक मिलता था। शिशु कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। किशोर में 5 से 10 लाख तक मिलता था, कोई बदलाव नहीं हुआ। और 5 से 10 लाख नहीं, 5 लाख तक ही, 50,000 से, ठीक है, 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण में 5 से 10 लाख तक मिलता था ए, ठीक है, 50,000 से 5 लाख तक, और ये 5 लाख से 10 लाख तक। अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। बाकी दो में कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं। एग्रीकल्चर में क्या किया है देखो यहां पर चलेगा। एग्रीकल्चर में इस बार बजट में क्या रहा है, एग्रीकल्चर 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड सम्मान निधि नहीं बढ़ाई है। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बढ़ाया, सम्मान निधि नहीं बढ़ाई है। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़। शिक्षा के लिए इस बार 32% बढ़ा, नोट कर लेना। 4.48 लाख करोड़ रुपीस आवंटित किए हैं। और एग्रीकल्चर के लिए 1.52, शिक्षा से ज्यादा बजट किसमें, एग्रीकल्चर में 1.52 लाख करोड़। और पिछले साल कितना था, पिछले साल था 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। समथिंग 21.6%, 21.6% एग्रीकल्चर का बजट इस बार बढ़ाया गया है। एजुकेशन का बजट 26% बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रीवियस 1.25 लाख करोड़ था और इस बार 1.52 करोड़ है। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं एमएसपी को लेकर सरकार ने बजट में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये सोचने और विचारने वाली बात है। इस पर थोड़ा सा आप अपने कमेंट व्यक्त कीजिएगा, अपनी राय, सलाह, मशवरा कमेंट के माध्यम से बताइए कि एमएसपी में क्या कर सकते थे, क्या जरूरी था, इस पर आप बता सकते हैं। तो इसका इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। वैसे करना था। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, 6,000 रुपए थी, वो 6,000 ही रहेगी। हालांकि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर बात करते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ, कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री रखी हैं। आयुष्मान पर ऐलान नहीं है। आयुष्मान में जो कुछ था पहले चलता था, सेम एज इट इज, वो कॉपी का कॉपी, डिक्टो का डिक्टो छोड़ दिया है। ठीक है, आयुष्मान के लिए कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया। सरकार ने जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया उनमें हेल्थ शामिल नहीं है। बजट से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े बड़े ऐलान का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। इनके आयात पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे कैंसर का इलाज कुछ सस्ता हो सकता है, कैंसर का इलाज सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने की बात कही है, लेकिन इसके लिए फंड का एलोकेशन नहीं बताया है कि मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल खुलेंगे, लेकिन फंड कितना है, कहां पर खुलेंगे, क्या किस तरह से खोलेंगे, ऐसा अभी इसमें कुछ भी मेंशन या जिक्र या उल्लेख नहीं किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी, मिला 91,000 करोड़। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वास्थ्य में, हेल्थ में 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी, लेकिन कितना मिला है, 1 लाख से कम, 91,000 करोड़ मिला है। शिक्षा में 1.48 करोड़ और एग्रीकल्चर में 1.52 करोड़ और
इसमें हेल्थ में 91 करोड़। कितने की जरूरत थी, कितना मिला। राज्य और केंद्र सरकार का कुल खर्च 8.3 लाख करोड़, जीडीपी का 2.5% और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 3.3 लाख करोड़ 40% रहती है। तो सरकार को कितना बजट लाना था, 3.3 लाख करोड़, लेकिन केंद्रीय बजट में 91 करोड़ रुपए मिला है। 3.3 लाख करोड़ की जरूरत के मुकाबले 27% है। ये कितना है, अगर इसकी बात करें, ये होना था, हुआ कितना, 27% इसके हिसाब से। तो ऐसा इस बजट में बताया गया। हेल्थ में डिफेंस, अब बात करते हैं डिफेंस। डिफेंस बजट 400 करोड़ बढ़ा, ज्यादातर बढ़ोतरी सैलरी पेंशन में हुई है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद, सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जिसका तस है 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद, सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है और डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा रेवेन्यू पेंशन बजट को मिला है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सैलरी पेंशन बांटने में खर्च होता है, इसमें चला जाएगा। तो डिफेंस में कुछ ज्यादा अभी कुछ हुआ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना, सड़क, इंडस्ट्रियल एरिया, 5 राज्यों में इंफ्रा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें सड़कें हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है। पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के लिए जाने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट शामिल है। 5 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। बिहार, आंध्र प्रदेश तो आना ही है। पलटू राम पलट मत जाना, नहीं तो ये सरकार पता नहीं किसके हाथ में जाने। तो इन दोनों को तो सरकार को 5 साल तक देना ही पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड पिछड़े हैं, तो इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है, भूमिका है, अदा करनी पड़ेगी भूमिका। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाख की स्कीम क्या क्या है देख लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। 3 नए एक्सप्रेस वे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, ध्यान रखना, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, ठीक है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बोध गया राजगीर एक्सप्रेस वे, वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनेगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे बनेगा और 25,000 गांवों में सड़कें होंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज में 25,000 गांवों तक सड़कें बिछाने का बजट में प्रावधान है। और इंडस्ट्रियल पार्क अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र खोला जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र खोला जाएगा। पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट, ये ध्यान रखना है पीरपैंती में। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कितने पार्क? 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं कहां पर देखते हैं।
विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ध्यान से सुनना, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर फर्स्ट, हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत राज्य को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश को दिया गया है, स्पेशल पैकेज दिया गया है। क्यों दिया गया है? पुनर्गठन एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि वहां पर राजधानी को विकसित करना है, डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार करना है, इसलिए यह राशि दी गई है। 2 मंदिरों में कॉरिडोर। अब कौन कौन से मंदिर होंगे जहां पर कॉरिडोर है? ध्यान रखना। काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर, काशी की तर्ज पर बिहार के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर। नालंदा को टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। पूर्वोदय स्कीम, पूर्वोदय स्कीम पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण किया जाएगा। पूर्वोदय स्कीम, पूर्वोदय यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश 26,000 करोड़ का किया जाएगा। बिहार को 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़। मोदी सरकार, ठीक है, 3.0 बिहार के सीएम तीसरी बार बनते हैं। नीतीश कुमार की, ठीक है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट के लिए इतने करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए, किसके? नई राजधानी अमरावती, तेलंगाना की कौन सी होगी? आंध्र प्रदेश, विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं और करना पड़ेगा। एनडीए के 2 सहयोगियों का 72,000 करोड़, ये बता चुका हूं, देख लेना, लगता हो तो एक बार फटाफट आप कहें तो पढ़ देता हूं। रोड प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस ये खोले जाएंगे। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़, पिरपैती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। फिर बाढ़ से निपटने के लिए चलेगा, बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़, ठीक है, 19 जिलों में बाढ़ राहत के नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे जिसमें बाढ़ से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश कैपिटल डेवलपमेंट की जाएगी, वहां की राजधानी अमरावती के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मदद की गई है, जो पुनर्गठन होता है ना, उसके तहत यह राशि दी गई है। ध्यान से रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश को ऐसा क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसका पुनर्गठन हुआ है, इस कारण से राशि दी गई है, दल बदल के चक्कर में नहीं है, विशेष पैकेज दिया गया है। और केंद्र सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी होती है, अनुदान देना होता है और बजट में इस प्रकार से आवंटित किया जाता है। पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता, सिंचाई, पिछड़े इलाकों के विकास में मदद, ठीक है, पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए मदद, पिछड़े इलाकों के विकास के लिए रकम। ठीक, कंटिन्यू चलते हैं। सस्ता महंगा मोबाइल फोन, अब क्या सस्ता महंगा होगा देख लेना यहाँ पर फटाफट। मोबाइल फोन, सोना चांदी सस्ते होंगे, प्लास्टिक महंगी होगी, ठीक है, समझ लेना, बाकी का समझ लेना किस पर क्या होगा ये आपको, ठीक है। कस्टम ड्यूटी महंगा क्या होगा? मोबाइल फोन, सोना चांदी सस्ते, प्लास्टिक का सामान महंगा होगा। मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटी है, दो की ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसमें करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते
और 2 प्रोडक्ट महंगे होने की संभावना। मोबाइल फोन, चार्जर, सोना चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। और वहीं प्लास्टिक पर यह ड्यूटी बढ़ा दी गई है। प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, हालांकि प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे, महंगे होंगे, इस पर कोई बयान, घोषणा, डिक्लेरेशन नहीं है, पर इतना है ये बजट में है। चीन समर्थक मालदीव की मदद घटी। जो चीन समर्थक मालदीव है उसकी मदद घटा दी गई है, इतनी मदद नहीं की जाएगी, और श्रीलंका को ज्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29,121 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो इतने करोड़ की कटौती की गई है विदेश मंत्रालय के बजट में। नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की जाती है, जो विदेश मंत्रालय को दी जाती है। ठीक है, इसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, समेत 10 देश शामिल हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। सबसे ज्यादा भूटान के लिए 2068 करोड़ का पैकेज रखा गया है। ये पिछले साल में करीब 400 करोड़ कम है। ठीक है, ये पैकेज रखे जाते हैं विदेश मंत्रालय के लिए। बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है, और 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे 400 करोड़ में ही निपटा दिया गया। श्रीलंका नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी गई है। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से 700 करोड़ कर दिया गया है। केपी ओली की सरकार बन गई है, चीनी समर्थक है, फिर भी सरकार ने कहा चल तू भी मजे कर, तुझे कहीं मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, संकट आएगा, परेशान होगा, तो हम आपको मदद बढ़ाएंगे। तो यह सरकार हमारी सहानुभूति वाली है, वसुधैव कुटुंब वाली सरकार है। ये हमेशा सबका साथ, सबका विकास करने वाली सरकार है, ऐसा इसमें देख करके लग रहा है। पेंशनर्स को अब 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स छूट का लाभ। पेंशनधारी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। फैमिली पेंशनर के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने इस पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। यानी इस पेंशन को पाने वाले लोग अब 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। फैमिली पेंशन वो पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार को उनकी नौकरी में मौत के बाद दी जाती है। नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अभी फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की 30% होती थी, लेकिन कभी किसी भी हाल में यह 3500 रुपये प्रति माह से कम नहीं हो सकती थी। तो ठीक है, ये पेंशनधारियों को बेनिफिट होगा। 2004 तक के सरकारी नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारी की विधवा या विधुर को फैमिली पेंशन दी जाती है, तब तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा या विधुर नहीं है तो राशि उस कर्मचारी पर निर्भर उन बच्चों को दी जाएगी जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम होती है। ऐसा प्रावधान होता है। विधुर जिसकी पत्नी ठीक है देहांत हो गया हो, और विधवा जिसका पति देहांत हो गया हो, तो और उनके बच्चों को दिया जाता है। फिर 12 गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस। सबसे ज्यादा गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2.05 लाख करोड़ का प्रावधान किया चलेगा। सरकार ने बजट में गांवों गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा है। सरकार अपनी टॉप 20 योजनाओं में कुल 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनमें सबसे ज्यादा एलोकेशन पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए, अन्य योजना के लिए किया गया है। इसके लिए बजट में खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इसी के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को, कितनी बड़ी बात है, मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया था, और वित्त मंत्री ने पेश किया
48.20 लाख करोड़ का बजट पिछली बार से कितना है, 6.58% ज्यादा है। बजट कितना है, समथिंग 49 लाख करोड़ का बजट है। किस मंत्रालय को कितना बजट, ये इंपोर्टेंट है आपको परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट पढ़ने वाला परीक्षा की दृष्टि से है, शॉर्ट में आप समझ लेना किस मंत्रालय को कितना बजट, फटाफट। रक्षा मंत्रालय को दिया है 6,21,000 करोड़ समथिंग, और 23 में था ये 5,93,000 करोड़, अंतर इतने का आ गया 4-5%। सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए गए 2,78,000 करोड़, पहले इतना था इतना अंतर, ठीक है। रेलवे को 2,55,000 करोड़, एजुकेशन को 1,20,000, गृह मंत्रालय को 2,19,000, ग्रामीण विकास 1,80,000, पहले इतना था अंतर इतना आ गया है। पावर ऊर्जा मंत्रालय को 20,502 करोड़, पहले इतना था इतना अंतर। एग्रीकल्चर को 1,32,000 दिया, पहले इतना था 1,52,000 हो गए। हेल्थ को समथिंग 91,000 जो मैं बताया था, इतना अंतर होगा। तो ये हमारा किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है, ये आईएमपी है, ये आप देख लेना, समझ लेना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। कुल बजट थोड़ा सा कंपेयर समझ लेते जल्दी फटाफट, कुल बजट फटाफट समझना। कुल बजट कितना है 24-25 का, कितना है 48,20,000 लाख करोड़, मतलब समथिंग 49 लाख कर सकते हैं, पहले 44 से 90 लाख था, अंतर 3.17 लाख था। ये राशि किसमें, करोड़ में है, सब राशि करोड़ में है। कितने परसेंट का डिफरेंस बढ़ा है बजट इस बार, 6.58% चलेगा। और प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने पर महंगा, पहले डिडक्शन जिस कीमत पर घर खरीदा है उसे महंगाई के हिसाब से जोड़कर टैक्स निकालते हैं, के साथ 20% टैक्स लगता था, अब इसे 12.5% कर दिया गया है। अक्सर ये होगा कि महंगाई के मुकाबले यदि घर ज्यादा महंगा हुआ तो नई व्यवस्था में लाभ है, अगर कम महंगा हुआ तो आपको नुकसान होगा। यदि 30 लाख का घर 23 साल पहले 3 करोड़ में बेचा तो अभी आपको 38 लाख रुपए टैक्स लगता है, अब 33-75 लाख रुपए लगेंगे। थोड़ा सा इस तरह का चेंजेस हुआ है, आप देख लेना, समझ लेना, सबको बता देना। घर किराए की आय बिजनेस इनकम में नहीं जाएगी। अब जो घर देते थे, फ्लैट देते थे, मकान किराए पर देते थे, दुकान किराए पर देते थे, अब वो घर किराए की आय इनकम बिजनेस इनकम में नहीं जाएगी। मकान मालिक अब घर के किराए से होने वाली आमदनी को बिजनेस इनकम में दिखाकर लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो पहले क्या करते थे, बिजनेस से इनकम मानी जाती तो लाभ नहीं उठा पाएंगे, और यह राशि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय के रूप में, ये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में मानी जाएगी। ओके, अब इनकम में नहीं दिखा पाएंगे इसको, ये प्रॉपर्टी टैक्स में जाएगी। ये किस में जाएगी, प्रॉपर्टी टैक्स में जाएगी। बजट की बाकी घोषणाएं, पीएम आवास योजना, जल्दी फटाफट समझ लेना, लिख लेना। पीएम आवास योजना 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक काम की है, 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये आपका कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है, वहां पर कुछ पॉइंट में ऑप्शन विकल्प दिए जा सकते हैं, समझ लेना। 300 यूनिट बिजली फ्री 1 करोड़ घरों को, इसके तहत पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, आदिवासियों के 63,000 गांव कवर होंगे। कितने गांव, 63,000 गांव कवर होंगे, और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन सस्ता, सोना चांदी सस्ते होंगे, समझ लेना। ये आपको एक पूरा का पूरा वो है, टेबल है, टेबल में सारी चीज दिखाई गई हैं, देख लेना। प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे, चलेगा, क्योंकि टेलीकॉम के सामान बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 15% कर दी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 1 साल में सिलेंडर 300 रुपए सस्ता, सोना चांदी 13,000 रुपए महंगे, एक साल का
ब्यौरा बीते एक साल में 13,000 रुपए महंगे हुए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं इस दौरान। तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। खाओ दम, ठीक है, दबाकर खाओ। सोयाबीन तेल, आटा, चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, ठीक है। पेट्रोल सस्ता हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया, पहले से कंपेयर कर लेना। 2 रुपए पेट्रोल घटा दिया है, पहले से 2 रुपए पेट्रोल कम कर दिया गया है। डीजल 2.23 सस्ता हो गया है, यानी रुपए की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले इतना था, अब इतना हो गया है समथिंग। दाम दिल्ली के हैं भैया ये। घरेलू सिलेंडर ठीक है कितना 27-28% सस्ता कर दिया घरेलू सिलेंडर। माता बहनों के लिए खुशखबरी है, 300 रुपए सस्ता कर दिया है। ये कंपैरिजन 20 जुलाई 23 में इतना आता था, अब इतना आने 803 घरेलू सिलेंडर चलेगा। कमर्शियल सिलेंडर सस्ता कर दिया 2%, समथिंग कितना कर दिया 1680 से 1646। कमर्शियल सिलेंडर को भी कम कर दिया भैया। हॉस्टल, रेस्टोरेंट, रेस्तरां, इनके जो कमर्शियल सिलेंडर आते थे उसको भी 2% समथिंग सस्ता कर दिया। सोना 22-23% महंगा हो गया है पहले के अपेक्षा 23 से, ठीक है। तुअर दाल, चावल महंगे हो गए हैं। आलू महंगा हो गया क्योंकि आलू आपको पता है इससे सोना भी बन सकता है, इसलिए महंगा हो गया है। ऐसी चलेगा, तो आलू महंगा हो गया है। दूध महंगा होगा, ठीक। हाँ, अब क्या है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उधाड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो रियल का दूध है वो महंगा हो गया है। अब आप दूध थोड़ा देख करके पिए। आटा महंगा हो गया है। सोयाबीन तेल सस्ता हो गया 5 से 6%, ठीक है, 5 से 6% ये सस्ता हो गया है। ये सब लिखा हुआ आप पढ़ लेना, ठीक है, सारा डेटा दिया हुआ फटाफट आपके लिए तैयार कर दिया है। बजट में डायरेक्ट टैक्स के बढ़ने घटने से सस्ते महंगे होते हैं प्रोडक्ट। जब डायरेक्ट टैक्स के बढ़ने घटने से प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, बस यहाँ पर मुद्दे की बात है, लास्ट चल रहे हैं बजट। देखिए प्रोजेक्ट के सस्ते और महंगे होने को समझने के लिए सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम समझना होता है। टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बदला गया है, समझा जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स समझना, इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। व्यक्ति की जो इनकम होती है, मुनाफा होता है, लाभ होता है, एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, इनकम होती है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं, और यही डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति ही वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है। जो व्यक्ति डायरेक्ट कमा रहा है उसी पर लगाया गया है वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और इसे किसी और को पास नहीं किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसे गवर्न करता है, शासित करता है, देखभाल करता है। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स का मैनेज करता है, कंट्रोलिंग करता है, टेकलिंग करता है, हैंडल करता है। कौन कौन? सेंट्रल बोर्ड होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स समझ लेना। इनडायरेक्ट टैक्स इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वेट, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जैसे टैक्स आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट किया जाता है। जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहक को पास कर देते हैं, यानी इसका असर अंत में ग्राहक पर ही पड़ता है। और इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम गवर्न करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कस्टम होता है वो गवर्न करता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है उस पर समझ।
जीएसटी के दायरे में 90% प्रोडक्ट इससे जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। ठीक है, समझ लेना ये। हाँ ठीक है। और ए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसको स्कैन करके यूट्यूब पर जा सकते हैं, इसको स्कैन करके आप ठीक है इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है बजट पर। बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बजट की कौन सी टर्म आपको समझ नहीं आई है हम आपको बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न आप सेंड कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।